माई सेल्फ महेश कुमार, डीएवी स्कूल सीकर। अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टोटल 14 पार्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, सीएफटी के बारे में पढ़ा था, और उसके अंदर हमने पढ़ा कि सीएफटी के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्रिस्टल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उस टाइम ये 2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो T2G में और एक इसके अंदर EG में। ये जो ऑर्बिट से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सीएफटी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में, एक तो T2G और एक EG में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग या विपाटन बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोलते हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स के, इसके अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल, तो इसके अंदर देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हम नॉर्मली इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। अब देखो अपन बात करते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स है जिसको हम बोलते हैं T2G, ये तो कहां पे होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं EG, ये कहां पे होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब देखो डी ऑर्बिटल से इस प्रकार से सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उससे लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जुड़ते हैं। तो देखो 3 ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में होते हैं उनके ऊपर तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, उसके प्रतिकर्षण जो होता है वो कम लगता है। कम क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ से जो लिगेंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, टोटल जो लिगेंड है एक्सिस से आ रहे हैं। ये मान लो अपन वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और एक है एक्स एक्सिस है। तो इन एक्सिस के ऊपर से क्या आता है, लिगेंड आकर जुड़ता है। और T2G जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। अगर इस प्रकार से बनाए तो हम क्या बनाए, ये कहते हैं कि एक्सिस के लिए क्या होता है, बीच में होते हैं। T2G जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एक्सिस, सॉरी T2G जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होता है वो कहाँ पे होता है, एक्सिस के बीच में होता है। तो देखो हम अगर इसके अंदर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एक्सिस के बीच के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, इनकी T2G की। और EG कक्षक जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। अब देखो इसमें हम स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये जो 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ये तो कहां है, जब धातु आयन क्या होता है, मुक्त अवस्था में डी कक्षक, या फ्री स्टेट के अंदर क्या होता है, डी कक्षक है। तो देखो फ्री स्टेट के अंदर जब हो गए तब तो ये क्या हो गए, एक ही, हम इसको कह सकते हैं कि अभी क्या है, डी जनरेटेड है, मतलब इसकी एनर्जी लेवल क्या है, इनकी सबकी बराबर है। अब जब हम बात करते हैं, जैसे अपने एक कोई कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें हम लिखे Fe+2 आयन और प्लस क्या है 6H2O, Fe+2 आयन प्लस क्या है 6H2O है। जब Fe+2 आयन को H2O में डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा, ये H2 मॉलिक्यूल्स जो है वो Fe के चारों ओर क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। Fe+2 आयन है, अब हम अगर इसके अंदर लेंगे तो वाटर की मात्रा इतनी ज्यादा होगी, यदि ये केवल 6 मोल ही हो गए या Fe+2 का एक ही आयन होगा, तो इसके अंदर वाटर के जितने भी मोल है
वो क्या होंगे, इस Fp के चारों ओर क्या हो जाएंगे, एकत्रित होंगे। Fp के चारों ओर क्या होंगे, एकत्रित होंगे, और इनके चारों ओर एकत्रित होंगे तो ये d ऑर्बिटल्स के बीच में क्या लगता है, पार्टिकल्स लगता है। ये जो लिगेंड है ना, लिगेंड का डोनर एटम और Fe+ आयन जो होते हैं, इसके d कक्षक से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। और उनके बीच में पार्टिकल्स होता है तो क्या हो जाता है, इन d कक्षक की एनर्जी जो होती है बढ़ जाती है। अगर रिपल्सन होगा, अगर ऑर्बिट्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होता है, तब तो उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और अगर अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो देखो अभी तो क्या है, फ्री स्टेट में तो इनके ऊपर कोई रिपल्सन नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे Fe है तो क्या है, Fe+ आयन के रूप में फ्री है, अभी इससे किसी प्रकार के लिगेंड जो होते हैं वो जुड़े नहीं है। लेकिन जब हम इसके अंदर कोई भी लिगेंड डालते हैं, इसी लिगेंड को इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी लिगेंड से अभिक्रिया करवाते हैं तो लिगेंड इसके चारों ओर क्या होते हैं, एकत्रित होंगे। तो लिगेंड के ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स और d कक्षक जो है Fe+ आयन, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और उस रिपल्सन के कारण ये जो d कक्षक है इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। तो ये d कक्षक की क्या होगी, एनर्जी ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई तो मतलब क्या हो गया, हाई एनर्जी लेवल से, यहाँ तो फ्री स्टेट है, अब ये क्या है, लिगेंड की उपस्थिति में d कक्षक, ये क्या क्या हो गया, लिगेंड की उपस्थिति में प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की क्या हो गई है, उपस्थिति के अंदर। इसके अंदर हम लिखते हैं क्या है, dx y, ये dy z, dx z, dx² y² और ये dz²। इसके अंदर ये पांचों ऑर्बिट्स है, उसकी एनर्जी क्या होगी, एक साथ बराबर होगी। अभी तो एक साथ बराबर इसलिए हो जाएगी जैसे अपने क्या लिया, मेटल आयन लिया, और इस मेटल आयन के चारों लिगेंड जो होते हैं वो समान रूप से क्या आ रहे हैं, इसकी ओर आकर्षित हो रही है, मतलब इसकी ओर आ रहे हैं, और इसकी जुड़ने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि रिपल्सन पांचों ऑर्बिट्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या लगता है, बराबर लगता है। तो बराबर लगता है तो ये डीजेनरेटेड ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, भी हाई हो जाएगी, यानी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब ये फ्री स्टेट में होता है तो इसके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल ये रहेगा, और अगर ये लिगेंड अगर इससे पर जुड़ेंगे, चारों ओर अगर लिगेंड आएंगे, सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर अगर लिगेंड आएंगे तो क्या इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब देखो जब इनसे लिगेंड, जैसे हमने लिया कि मेटल आयन है और इससे क्या कितने लिगेंड जुड़ गए, 6 लिगेंड जुड़ गए। तो 6 लिगेंड जो होते हैं वो कैसे जुड़ेंगे, अपन को कि ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो 3 ऑर्बिट्स होते हैं d2g, उनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है, एक्सिस के बीच में। ये जो लिगेंड है वो कहाँ से आकर जुड़ते हैं, एक्सिस के ऊपर से आकर जुड़ते हैं। ये जो लिगेंड है वो अच्छा है, लिगेंड अगर जुड़ेंगे ऑक्टाहेड्रल में तो लिगेंड कहाँ पे जुड़ेंगे, एक्सिस के ऊपर से आकर जुड़ेंगे। तो जैसे मान लो पहला ले dxy, तो dxy जो हो गए वो तो कहाँ पे हो गए, एक्सिस के बीच में होंगे, और तो लिगेंड आके जुड़ेगा वो कहां से जुड़ेगा, एक्सिस से जुड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन इन सब में तो लिगेंड कहां पे जुड़ते हैं, एक्सिस से जुड़ते हैं, और ये जो लिगेंड जो इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहां पे होंगे, एक्सिस के बीच में होते हैं। तो इनके अंदर तो क्या होगा, रिपल्सन जो कम होगा, क्योंकि लिगेंड कहां से जुड़े, एक्सिस से, और ये तो कहां पे उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन इनके एक्सिस के बीच में उपस्थित है। दूसरा अगर Eg की बात करें, जैसे dx² y² की बात करें, तो dx² और y² जो होता है इसके अंदर लिगेंड ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां पे ज्यादा है, एक्सिस के ऊपर है, और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा एक्सिस के ऊपर से तो क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, T2g कक्षक जो है, ये तीन जो T2g कक्षक है इनकी एनर्जी तो क्या होगी, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि रिपल्सन इनमें क्या होता है, कम होगा। लेकिन Eg जो होते हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाती है,
ज्यादा हो जाती है किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर, क्योंकि Eg कक्षक कहाँ पे आते हैं, एक्सिस के ऊपर से आते हैं, और लिगेंड भी कहाँ पे जुड़ता है, एक्सिस के ऊपर से आकर जुड़ता है, इसलिए पार्टिकल्स ज्यादा होगा लिगेंड और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इसलिए ऑक्टाहेड्रल के जो Eg कक्षक है, इसका जो Eg कक्षक है उनकी एनर्जी तो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा होगी मतलब क्या हो गया, Eg कक्षक तो कहां पे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जब लिगेंड इनसे जुड़ गया तो लिगेंड जुड़ने के बाद में क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। इसका मतलब हमने पढ़ा कि डी ऑर्बिटल और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और जो T2G जो ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम रहती है। किसकी कंपैरिजन में, Eg से, क्योंकि Eg में रिपल्सन ज्यादा होता है, T2G में रिपल्सन कम होगा। तो ये तो कौन से ऑर्बिट्स आ गए अपने, T2G, और ये तो आगे वो कौन से आ गए, Eg। ठीक है, अब देखो ये Eg और ये T2G है, इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप। यहाँ पे देखो गैप कम रखा है, इसके अंदर गैप क्या रखा है, ज्यादा रखा है। तो देखिए ये जो ऑर्बिट्स है इनके बीच का जो एनर्जी जो गैप होता है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 10dq। डी का मतलब, dq का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ क्वांटा, यानी जो प्रोटॉन की एनर्जी है वो यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखो ये तो कौन से आ गए, Eg कक्षक के बीच की एनर्जी, और ये कौन सी है, T2G ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी। तो ये तो एनर्जी जो गैप होता है टोटल तो कितना है, 10dq है, यानी एनर्जी जो दोनों के बीच की जो एनर्जी का अंतर है वो कितना है, डेल्टा O है। ठीक है, ये जो एनर्जी है इसके बीच की, ये जो डी कक्षक जब लिगेंड की उपस्थिति में हो और डी कक्षक जुड़ने के बाद में जो एनर्जी होती है वो तो कितनी हो गई, +0.6 डेल O, या हम इसको कह सकते हैं 6dq। और ये जो एनर्जी गैप होगा ये कितना होगा, -0.4 डेल O, या हम इसको कह सकते हैं 4dq। अब देखो इसके अंदर अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो इक्वल होती है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 T2G ऑर्बिट्स है, इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 × 4 कितने हो गए, -24 हो गए। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 × 4 कितने हो गए, 24, वो किसमें हो गए, पॉजिटिव में। तो एनर्जी दोनों की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी क्या होती है, इनकी इक्वल होती है। लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो होता है इसके अंदर जो कितना होगा, 0.6 का, और इसके अंदर कितना होगा, 0.5 का। तो ये तो कौन सा है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये तो क्या है, स्प्लिटिंग है। समझ गए। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं कि फ्री एनर्जी स्टेट में जब होता है, मुक्त अवस्था में जब डी ऑर्बिट्स होते हैं तो क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल होती है वो क्या होती है, इक्वल होगी। उसके बाद में जब इनसे लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन आपस में क्या होगा, रिएक्शन करेंगे, तो उसके बीच में क्या होगा, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल के चारों ओर एकत्रित होंगे उस टाइम रिपल्सन के कारण डी कक्षक जो होते हैं उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, पहले की तुलना में ज्यादा हो जाती है।
और जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से बॉन्ड बना लेता है उस टाइम ये जो डी ऑर्बिटल्स है इनका 2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, यानी इसकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है किनमें, T2G और EG में। EG की एनर्जी जो होती है वो रिपल्सन के कारण क्या हो जाती है, T2G की तुलना में ज्यादा हो जाती है, जो कितनी होती है +6 TQ। और T2G जो होती है इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर रिपल्सन क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये क्या हो गया, T2G की तुलना में इनकी एनर्जी क्या होगी, कम हो गई। तो ये दोनों का क्या हो गया, क्रिस्टल स्प्लिटिंग हो गई, T2G ऑर्बिट्स और EG ऑर्बिट्स इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये आपको एनर्जी का जो अंतर होता है वो तो याद रखना 10 DQ होते हैं, 6 DQ EG के बीच की और 4 DQ किसके बीच में होती है, T2G के बीच की एनर्जी ये होते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर तो क्या होता है, देखो EG और T2G में से EG की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अगर कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, तो जस्ट इससे क्या होगा, उल्टा होगा।